नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजीज़ कि किस हिसाब से मैंने जो है अपनी तैयारी की थी। रिटर्न के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम इंटरव्यू के बारे में चर्चा करेंगे, जो पॉलिटिकल साइंस या अन्य किसी सब्जेक्ट सब के लिए इक्वली वैल्यूएबल है। वीडियो शुरू करूँ मैं उससे पहले मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जिन्होंने वीर गति को आज प्राप्त किया है हमारे देश की जो बॉर्डर्स हैं उनकी हिफाजत करते हुए। वो लोग बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी जो है उसको अच्छे से डिस्कस कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम सब लोग कृतज्ञ हैं उन सब लोगों के कि अ, अपने जान की बाजी लगा के वो हमारे देश की जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और हम फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं जो भी सिचुएशन बॉर्डर पे इवॉल्व हो रही है, हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं दे आर फुल्ली कैपेबल आइदर इन द एयर और ऑन द ग्राउंड और इन द ओशन। ठीक है, जहाँ भी जिसकी इच्छा है, और फोर्सेज आर फुल्ली कैपेबल टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। और वो जो भी करेंगे हमारे देश के लिए हमें पूरा यकीन है कि वो एकदम सही होगा। वी हैव फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन आवर आर्म्ड फोर्सेज। और इसी भरोसे के साथ हमें होश में भी रहना है, जोश के साथ साथ। किसी भी फेक न्यूज़ और ये सब जो नैरेटिव्स हैं उसको बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। जो ऑथेंटिक गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं सिर्फ उन्हीं को सुन के हमें जो भी परसेप्शन है उसको बिल्ड करना है। सो अगेन एक बार फिर से हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उन सबको दिल से, तहे दिल से ग्रेटिट्यूड और उनको धन्यवाद। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इंटरव्यू का डिस्कशन। तो ये जो वीडियो है इसको सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि मेरा जो इंटरव्यू था वो कैसा गया था। पूरा जो भी ट्रांसक्रिप्ट है इंटरव्यू की, मुझसे क्या पूछा गया था, किनका बोर्ड था, वो चीज़ें डिस्कस करूँगा। दूसरा, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने किन से गाइडेंस लिया था, कौन मेंटर्स थे। और तीसरा ये कि भाई मेरे हिसाब से कौन सी चीज़ें इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण है ना, और साथ में सोर्सेज किन से मैंने पढ़ाई किया था। तो ये सब चीज़ें जो है स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि डिस्कस की जाए, है ना। इंटरव्यू के बारे में स्टार्ट करने से पहले कि इंटरव्यू लास्ट में जाते हुए सबसे सुखद मेरे लिए एक अनुभव हो रहा, लेकिन जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मतलब आसपास के माहौल में थी। और इसमें किसी गलती मैं नहीं मानता हूँ, जो भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट के अंदर उसको लेके मतलब काफ़ी कुछ ऐसे कहा जाता था कि भाई इंटरव्यू है तो, है ना, मतलब वही सब चीज़ें जो आप सुनते हैं। हम सब एक ही सोसाइटी में तो रहते हैं, तो जो बातें हैं वही बातें कि इंटरव्यू को क्रैक ऐसे नहीं किया जा सकता है ना। सो मैनी थिंग्स, अलग अलग जो मीन्स, वेज एंड मीन्स हैं उनके द्वारा ही किया जा सकता है, अलग अलग जो चीज़ें थी। बट एनीवेज इंटरव्यू की पूरी ऑनेस्टली तैयारी की और भगवान की दया से मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में मिले हैं, क्योंकि 120-21 मेरे नंबर थे रिटर्न में। तो अगर मेरी 3-0 अगर रैंक आई है तो आई होप कि मेरे को इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले होंगे। सो दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट। इंटरव्यू 29 जनवरी को मेरा था, आफ्टरनून में मेरा इंटरव्यू था। मेरा जो बोर्ड था वो था कैलाश चंद मीणा जी का, जो चेयरमैन सर हैं, ऑनरेबल चेयरमैन सर थे। मैं इंटरव्यू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने मे आई कम इन सर बोला, सर ने आइए बैठी। तो मैं सबसे पहले बैठा इंटरव्यू के अंदर, और बैठने के बाद में सर ने मतलब सबसे पहले कंफर्टेबल उन्होंने मेरे से पूछा, है ना, कि ठीक है आप कंफर्टेबल हैं, है ना। मतलब वो बहुत ही जनरस थे, मतलब काफ़ी अच्छा मेरा एक एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से बोला कि आप कंफर्टेबल हैं, है ना। तो थोड़े से वो हंसे, तो मैंने कहा हाँ सर मैं कंफर्टेबल हूँ, है ना। पानी था उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, मैंने कहा थैंक यू सर। तो उन्होंने कहा कि कैसा महसूस हो रहा है, मैंने कहा सर अच्छा महसूस हो रहा है। तो हाँ, उनका पहला क्वेश्चन ये था कि अच्छे से आपका क्या मतलब है ना, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, इससे आप क्या समझते हो जीवन में। मैंने कहा सर एक अच्छा महसूस हो रहा है, इससे मेरा ये मानना है कि आज मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी की है, सक्सेसफुली मैंने रिटर्न को क्लियर किया, और आज मैं जो इसका अंतिम चरण है इंटरव्यू उसके अंदर बैठा हूँ और उसको मैं फेस कर रहा हूँ। तो मैं काफ़ी आत्मविश्वास और मैं बहुत ही अच्छा महसूस इसमें कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है।
मतलब वो ये कोई प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप मत सोचना कि ये क्या प्रश्न है ऐसा। वो हर व्यक्ति के साथ अलग अलग आपको एक कंफर्टेबल करने के लिए, आइस ब्रेक करने के लिए, जस्ट वो एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का उनका एक सिंपल एक तरीका होता है। अलग अलग लोगों का इसमें अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। जस्ट आइस ब्रेकिंग वो करते हैं कि भाई ठीक है, सिंपल कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट किया जाए। फिर अच्छा उन्होंने बताया कि भाई अच्छे से, मैंने बोला सर अच्छे से मेरा ये मतलब है कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि स्टार्ट करें, मैंने कहा हाँ सर। तो सबसे जो पहला प्रश्न उनका था, है ना, मैं जितना याद कर पा रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू दे के बाहर आया, उसके बाद 3-4 दोस्त जो थे उनको मैंने बताया भी था ट्रांसक्रिप्ट। अब हो सकता है हल्का फुल्का थोड़ा मिस हो जाए, बट लार्जली वही है, कॉन्सेप्चुअली मेरे को चीज़ें याद है। तो पहला जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, उन्होंने सर ने मेरे से पूछा 10th इस ईयर में किया। मतलब कई बार ये होता है कि इंटरव्यू बोर्ड आपको बोलता है कि भाई आप 10वीं से लेके अभी तक क्या किया, आप बताइए ईयर के सही परसेंटेज के साथ। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मुझे सर जो है क्रॉस चेक कर रहे थे मेरे साथ एक हिसाब से। उन्होंने कहा कि 10वीं आपने इस सन में की। मैंने कहा यस सर। इतने परसेंटेज थे? यस सर। 12वीं आपने ऐसे किया, इतने परसेंटेज? यस सर। उसके बाद में ग्रेजुएशन देख लिया। फिर मैंने एमटेक किया था आईआईटी दिल्ली से। तो उनका जो प्रश्न जो है वो स्टार्ट हुआ वहीं से कि यार तुमने तो एमटेक किया है, हाँ, तुम इंजीनियर हो, आईआईटी दिल्ली से तुम पढ़े हो, तो फिर ये पॉलिटिकल साइंस का जो इंटरव्यू है उसके अंदर तुम क्यों ऐसे बैठे हो? है ना, मतलब जो भी वर्ड उनके लग रहे होंगे। आई होप कि आप यू अंडरस्टैंड। मेरे को एग्जैक्ट वर्डिंग्स याद नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई आप फिर इस एग्ज़ाम ये इंटरव्यू। तो जो भी कारण था मैंने उनको ऑनेस्टली बता दिया कि सर मैंने जो है वो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की थी, और मेरा जो इसमें ऑप्शनल था वो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस था। और मैंने पूरी ईमानदारी से तैयारी की। मैंने 2 बार मेंस भी लिखा। मैंने यूपीएससी ईपीएफओ का भी इंटरव्यू दिया। मुझे उसके बाद भी पूरी तैयारी के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो लाइफ में मेरे को दूसरा जो करियर ऑप्शन था वो देखना था कि अब क्या करूँ मैं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो इंजीनियरिंग का ऑप्शन था वापस जाने के लिए, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो पॉलिटिकल साइंस में तब तक काफ़ी ज़्यादा था। और मुझे ये लगा कि मैं जो आगे की जो स्टडी है उसके लिए मैं पॉलिटिकल साइंस को ही चुनूँगा। तो उस वजह से मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ उसमें क्वालिफाई किया। और इसलिए मैं सर ये जो एग्ज़ाम इसको रिटर्न क्वालिफाई करके और इस इंटरव्यू के लिए आया। मतलब समथिंग लाइक दैट, जो मैंने मतलब ऐसा सा उनको कुछ आंसर दिया था। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम इंजीनियरिंग की है तुमने, है ना? तो मैं सिविल इंजीनियरिंग मैंने की है। तो उन्होंने कहा कि सिविल इंजीनियर हो तो तुम ये बताओ रिको के बारे में कुछ बताइए हमें। तो रिको के बारे में जो भी मेरे को थोड़ा पता था, मेरे को एग्जैक्ट सब चीज़ें याद नहीं थी फैक्चुअल। मेरे को ये पता था कि सर ये एक बॉडी है राजस्थान के अंदर जो कि अ, उद्योग जो धंधे हैं, उद्योगों से रिलेटेड ज़मीन का आवंटन, ये सब काम रिको करती है सर। फिर सर थोड़ा सा मेरी तरफ ऐसे देखे तो मैंने कहा सॉरी सर, मेरे को इतना ही याद आ रहा है, मेरे को और ज़्यादा याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर सर ने कहा कि अभी क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा सर अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो कि पीएचडी कहाँ से कर रहे हो? यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। ठीक है, तुम्हारे पीएचडी का टॉपिक क्या है? पीएचडी का टॉपिक मैंने बता दिया उनको कि सर अंडरस्टैंडिंग जो भी मेरा था, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा फेवरेट एरिया। तो मेरा जो पीएचडी का टॉपिक है वो मैंने सर को बता दिया कि मैं सिविलाइजेशनल स्टेट जो है उससे रिलेटेड इंडिया चाइना की कंपेरेटिव स्टडी है वो मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सिविलाइजेशन स्टेट क्या समझते हो इससे? मैं इंडिया चाइना का मेरा कंपेरेटिव उसके ऊपर था। तो उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना की जो सिविलाइजेशन है उसमें आप जो है कुछ हमें अंतर बताइए, है ना? क्या अंतर है दोनों की? सिविलाइजेशन स्टेट जो आप बात कर रहे हो इंडिया चाइना, उसमें क्या डिफरेंस है? तो और और ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। अब मैं जो भी बता रहा हूँ इसमें इंटरव्यू में मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं बहुत आपके सामने कोई तकड़ी बड़ी बड़ी बातें करना चाहता हूँ, अपना इंप्रेशन देना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टली जो है स्टूडेंट्स हैं जो अब तैयारी, क्योंकि मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ, है ना? तो मैं जस्ट मेरा ये एक कोशिश है कि ईमानदारी से मैं जितना आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो मेरी कोशिश है। और देन वाट एवर जो है आप जितना कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, इंटरव्यू एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ठीक है? इंटरव्यू जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया, रिटर्न में पता है 120 नंबर है। इंटरव्यू जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक नहीं पता कि भाई मार्क्स कितने मिलेंगे। अब हम बोलते हैं भाई मैंने अच्छा बोल दिया, है ना? प्रोफेसर दादी चौंग हमेशा बोलते थे भाई तुमने कैसा बोल दिया, उस पर डिपेंड नहीं करता। इंटरव्यू डिपेंड करता है उनको कैसा लगा सामने वाले को, ठीक है? तो इंटरव्यू के पूरे बाद में मेरे को ऐसा लगा कि यार अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, उनको शायद अच्छा लगा होगा मेरे आंसर जो है। बट देन ये श्योर नहीं था। बट इंटरव्यू का रिजल्ट आने के बाद मेरे को लगा कि ठीक है उनको वास्तव में अच्छा लगा होगा। तो यस, उसको कंटिन्यू करते हैं। मैं बीच बीच में भटक जाता हूँ बातों के अंदर। तो हाँ, सर ने बोला कि इंडिया चाइना की जो सिविलाइजेशन है उसके अंदर आप कुछ डिफरेंस बताइए।
तो मैंने कहा कि सर मैंने जो पीएचडी थी मेरी सिनॉप्सिस थी वो सबमिट हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। तो मेरे जो गाइड थे प्रोफेसर जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लादूराम जी चौधरी, तो उनके साथ थोड़ा काम किया था, है ना। सर ने थोड़ा अच्छे से ग्रिल किया था और वो चीज़ें काम आई मेरे को अल्टीमेटली। तो और यहीं पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो साथी जो पीएचडी कर रहे हैं वो पीएचडी को थोड़ा अच्छे से करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। खास करके उसलिए नहीं, मैं पीएचडी में ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकता हूँ ना, मेरे को पता है पीएचडी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ, है ना। कोई अभी तो मैं सिनॉप्सिस मेरी सबमिट हुई है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। मैं पीएचडी अच्छे से करें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीएचडी के अंदर आप जो स्टडी करते हैं ना, आपको इंटरव्यू के अंदर बड़ा काम आता है वो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पीएचडी का जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट का लें और उसको थोड़ा सा अगर पैशन के साथ करेंगे तो आपको इंटरव्यू में बड़ा काम आएगा वो, है ना। आपको पता भी लग जाएगा, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया चाइना की जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में बताइए। अब हमने जो है 2-3 सर ने किताबें पढ़ने के लिए बोला था, तो मैंने थोड़ी किताबें पढ़ी थी सिविलाइजेशन स्टेट्स के बारे में जो भी है। और प्रोफेसर दादीस थे, उन्होंने मैं कहा था कि भाई अगर आप बुक्स रेफरेंस बुक का नाम ले सको इंटरव्यू के अंदर तो बड़ा सही रहता है इंटरव्यू देते वक्त। और यही चीज़ें हमें जो यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उन्होंने कही थी, जो इंटरव्यू के बारे में जो गाइड कर रहे थे हमें। तो मैंने इसका यही आंसर दिया कि सर एम्बेसडर हमारे सॉरी जो हमारे फॉर्मर जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, है ना, श्याम सरन का आपने नाम सुना होगा। उनकी 2 किताबें हैं। उनकी एक तो किताब है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, उनकी दूसरी किताब है हाउ चाइना सीज द वर्ल्ड एंड इंडिया। तो ये दोनों किताबों का मैंने नाम लिया था। मैंने कहा कि सर जैसा कि जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं श्याम सरन, वो अपनी किताब हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड के अंदर बताते हैं इंडिया की सिविलाइजेशन की विशेषताएं, ठीक है। उसके बाद में जो भी विशेषताएं थी कि इंडिया जो है एक मल्टीकल्चरल सिविलाइजेशन है, इंडिया जो है उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट सिविलाइजेशन है, एक मेल्टिंग पोर्ट की तरह इंडिया की सिविलाइजेशन है, उसके अंदर टॉलरेंस की भावना है। जो भी हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन की उस बुक के अंदर मैंने पढ़ा था वो मैंने बताया कि उनके अनुसार इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, इंडियन जो सिविलाइजेशन है उसकी ये विशेषताएं, और चाइना की जो सिविलाइजेशन है उसकी विशेषताएं जो श्याम सरन है उन्हीं की दूसरी किताब है हाउ चाइना सीज द वर्ल्ड एंड इंडिया, उसमें वो चाइना की सिविलाइजेशन की ये विशेषताएं बताते हैं। तो वो मैंने उनको चाइना की सिविलाइजेशन की विशेषता बता दी। फिर कैलाशन मीना सर ने मेरे को बोला कि यार तुम मेरे को जियोपॉलिटिक्स समझा सकते हो क्या, है ना। जियोपॉलिटिक्स एक शब्द है, तुम उसको मेरे को अच्छे से समझा सकते हो क्या। तो मैंने कहा यस सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। उन्होंने कहा बताइए। तो ये वाला जो आंसर था ये मेरे को लगा कि शायद मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाला आंसर जो मैंने दिया। मतलब जैसे बोर्ड पे होता है ना 3-4 मिनट की टीचिंग होती है, 3-4-5 मिनट की, तो ये 3-4-5 मिनट तक मैं उनको आराम से समझाता रहा। तो यही था। मैंने कहा सर जियोपॉलिटिक्स जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ज्योग्राफी और एक पॉलिटिक्स। तो ज्योग्राफी जो है वो पॉलिटिक्स को किस हिसाब से इम्पैक्ट करती है, ये चीज़ जो है हम जियोपॉलिटिक्स के अंदर समझते हैं। मैंने कहा सर मैं इसको उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा। तो उनको बहुत अच्छा लगा, है ना। जो चेयरमैन सर थे उन्होंने ऐसे गर्दन हिला के यस यस प्लीज़, उन्होंने कहा कि हाँ बताइए। मैंने कहा सर इसमें फिर मैंने जो 3 थ्योरीज हैं, एक तो जो मैकाइंडर की थ्योरी है, एक महान की थ्योरी है, ठीक है, स्पाइकमैन की थ्योरी है, ठीक है। हम जो रिमलैंड थ्योरी पढ़ते हैं, हार्टलैंड थ्योरी पढ़ते हैं, तो जो महान की जो अल्फ्रेड टी महान है उनकी जो थ्योरी है कि भाई जो समुद्र पे जो राज करेगा वही जो है वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, ठीक है। नेवल जो पावर है, ब्रिटिश जो एम्पायर था वो इसी के ऊपर बेस्ड था। और अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इस पे ध्यान दिया जाता है कि जो सी पावर है उसमें डोमिनेंस होना चाहिए, ठीक है। तो सी है वो ज्योग्राफी का एक पार्ट ही तो है। ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो समझते होंगे, उनका इंटरव्यू होने वाला भी है कि भाई ज्योग्राफी में हम सी यही सब तो चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद में जो मैकाइंडर थे उनकी थ्योरी क्या थी कि जो मतलब ईस्टर्न जो यूरोप है उस पे जो राज करेगा वो हार्टलैंड पे राज करेगा, जो हार्टलैंड पे राज करेगा वो वर्ल्ड आइलैंड पे राज करेगा। तो मतलब वो ज्योग्राफी में क्या बताना चाह रहे हैं वहाँ पे मैंने इस तरीके से नहीं बताया ऑफ कोर्स, है ना। अब तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ इस चीज़ को। तो वहाँ पे मैंने कहा सर इसको मैं उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा। उन्होंने कहा ये चीज़ साहब बताई। फिर मैंने कहा पहले मैंने महान की थ्योरी बताई। मैंने कहा सर जैसे अल्फ्रेड टी महान थे, एक महान अंतर्राष्ट्रीय विचारक हुए हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई समुद्र पे जो राज करेगा वही पूरे विश्व पे राज करेगा। तो वो ज्योग्राफी में समुद्र की महत्ता को बताते हैं। जो मैकाइंडर जो हुए वो जो भूमि है उसकी महत्ता बताते हैं कि ईस्टर्न जो यूरोप है उस पे करेगा वो वर्ल्ड आइलैंड पे करेगा उस हिसाब से। फिर रिमलैंड मैंने बताया कि भाई एम्फीबियन जो स्टेट होता है कि जिससे जमीन भी जहाँ पे टच है और भूमि भी जहाँ पे टच है। जैसे भारत को एक एम्फीबियन स्टेट कहा जाता है, लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है इंडिया, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने उनको बताया।
और मतलब मेरे को लगा कि वो तीनों जो लोग हैं वो अच्छे से सुन रहे हैं। एक एक चीज़ होती है ना, आप कंफर्टेबल होते हैं कन्वर्सेशन के अंदर, तो आपको फील हो जाता है कन्वर्सेशन में, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, इसको शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, है ना। मुझे लगता है कि इंटरव्यू यही एक चीज़ है कि आपको मतलब इंटरव्यू के अंदर ऐसा है कि, है ना, जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है उसके अंदर ऐसा, मैंने यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है, फिर मैंने फेलोशिप के लिए भी इंटरव्यू दिया था, तीन चार जो भी मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं छोटे मोटे इंटरव्यू के अंदर, ये है कि हम कितना कंफर्टेबल हैं बात करने में, हम कितना चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं उनको, ठीक है। और खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू है, मेरी जो सीमित समझ है उसमें, क्योंकि हमें बच्चों को समझानी है वो चीज़, है ना। इंटरव्यू ये नहीं है कि हम कितना तकड़ा नॉलेज है अपने पास, कितने भयंकर हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज ले रहे हैं, कितना डरा दे रहे हैं, भाई वो अपने ज़्यादा जानते हैं यार, रिटायर्ड लोग हैं वो, ठीक है, उन्होंने बाल सफ़ेद कर दिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ते पढ़ते। तो इंटरव्यू में कोई इंप्रेस नहीं कर सकते हम नॉलेज से कि भाई कोई तकड़ा ऐसी चीज़ बता देंगे जो उनको पता नहीं हो, है ना। इंटरव्यू के अंदर एक हम्बल रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही है, ठीक है। जैसा सारे जो मेंटर्स थे हमारे, उन्होंने मैं बताया था कि एक हम्बलनेस के साथ में एक सिंपल, बट उनको मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो 12वीं क्लास से कोई बच्चा ग्रेजुएशन में आए, उस बच्चे को हम समझा सकें अच्छे से कॉन्सेप्ट को, तो हम कितना अच्छे से चीज़ों को समझा सकते हैं एनालिटिकली, वो इंटरव्यू का मेरे को लगता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है इंटरव्यू के अंदर, है ना, जो मेरे को लगता है। तो और ये चीज़ मैंने उनको बोला, अब वो कंफर्टेबल थे, मैं उनको जो रिमलैंड, हार्टलैंड और ये जो है अल्फ्रेटी, महान, मैकाइंडर, ये मैंने तीनों उनको बताया। फिर मैंने ही उनको बोला, बिकॉज मतलब वो बहुत अच्छे से कंफर्टेबली सुन रहे थे, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि और समझाना चाहिए, क्योंकि सर ने बोला था कि ये तुम समझा सकते हो क्या जियोपॉलिटिक्स क्या होती है। तो मैंने कहा सर अगर आपकी आज्ञा हो, ये तीनों बताने के बाद मैंने खुद ही कहा उनको, मैंने कहा सर अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में और बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आप समझाइए, है ना, चेयरमैन सर बड़े मतलब इस हिसाब से उन्होंने बोला कि हाँ आप बताइए। तो मैंने कहा सर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एक बुक है रॉबर्ट डी कैप्लॉन की, द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। मैंने कहा सर जो ये जो बुक है उसमें वो बताते हैं कि किस हिसाब से ज्योग्राफी इतनी महत्वपूर्ण है पॉलिटिक्स के लिए, कि ज्योग्राफी की वजह से पॉलिटिक्स की कुछ चीज़ें जो हैं वो देश इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने कहा सर जैसे अगर हम भारत का उदाहरण लें तो खास करके रॉबर्ट डी कैप्लान है वो बताते हैं अफगानिस्तान के बारे में, कि अफगानिस्तान भारत का इमीडिएट जो पाकिस्तान है उससे लगता हुआ नेबरहुड है। अब अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं को भारत चाह के भी कभी इग्नोर नहीं कर सकता। हम हो सकता है इसराइल पैलेस्टीन में जो हो रहा है उसको एक टाइम के लिए इग्नोर कर दें, बट अफगानिस्तान जो है या फिर म्यांमार है, हमारा इमीडिएट नेबर है म्यांमार। तो रॉबर्ट डी कैप्लान बताते हैं, और ये जो बुक थी ये मैंने इंटरव्यू की तैयारी के लिए ही पढ़ी थी, आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पढ़ी थी, और ये कहा भी था मेरे को हमारे दोस्त हैं ओम प्रकाश जी, वो वो भी सेलेक्ट हुए हैं, उनकी रैंक 15 है। कोशिश करूंगा कि उनके राजस्थान जीके में बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, तो उन्होंने भी मेरे को कहा था कि उनको किसी ने कहा है कि ये वाली बुक आप पढ़िएगा, रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। और बाकी रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी है वो हमारे एक प्रोफेसर है, उन्होंने भी कहा था ये काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है रॉबर्ट डी कैप्लान की। और ये मतलब एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि बाई चांस ही था, मेरे को पहले से कुछ पता नहीं था कि भाई मैं ये ऐसे क्वेश्चन बोलेंगे और मैं जो है पहले से जियो पॉलिटिक्स कुछ पढ़ के चला जाऊँ, रॉबर्ट डी कैप्लान बोल दूँ, वो उसी वक्त क्लिक हो गया, है ना। वो मतलब जस्ट कुछ भगवान की दया थी, मेरे को नहीं पता कि उसी वक्त मेरे को याद आया। तो मैंने कहा सर रॉबर्ट डी कैप्लान जैसे बताते हैं तो जियो पॉलिटिक्स है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जियो पॉलिटिक्स ये है कि इंडिया ज्योग्राफी की वजह से कुछ जो चीज़ें उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। इसको रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं रॉबर्ट डी कैप्लान। और फिर मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया अफगानिस्तान और म्यांमार का उदाहरण देके। तो मेरे को ऐसा लगा ये मतलब मेरा असेसमेंट था कि उनको काफ़ी अच्छा लगा ये आंसर। मतलब होता है ना कि यू कैन फील, बट एग्जैक्टली फिर भी पता नहीं होता है भाई मन में क्या चल रहा है। आप हम यार स्टूडेंट्स हैं, वो इतने बड़े लोग हैं, तो एग्जैक्ट उनके मन में क्या चल रहा है वो जानना कुछ हमें एग्जैक्ट पता नहीं। तो ठीक है, मेरे को लगा कि उनको ये आंसर ठीक लगा होगा काफ़ी। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर पास में मैम थी, उन्होंने मैम को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर मैम ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, तो उन क्वेश्चन को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा वरना शायद वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाए इंटरव्यू के लिए। तो क्वेश्चन क्वेश्चन बता देता हूँ, आंसर जो है वो ब्रीफ में बता देता हूँ। मैम का पहला क्वेश्चन था कि तुम इंडिया चाइना पे स्टडी कर रहे हो। मैंने कहा हाँ मैम। तो उन्होंने कहा कि स्टेट लेड कैपिटलिज्म जानते हो क्या होता है। मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा, तो वो क्या था, रूम बड़ा था, मेरे को सुना नहीं। मेरे को ऐसा सुना कि वो चाहती हैं कि मैं स्टेट लेड कैपिटलिज्म को समझाऊं। तो मैंने स्टेट लेड कैपिटलिज्म जो भी चाइना का मॉडल है उसको समझाने की कोशिश की उनको। तो उन्होंने कहा बेटा तुम समझे नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि स्टेट लेड जो कैपिटलिज्म है उसका क्या इम्पैक्ट है। सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं। उन्होंने पहले बोला स्टेट लेड कैपिटलिज्म क्या होता है। स्टेट लेड कैपिटलिज्म जो है वो तो मैंने बता दिया उनको।
फिर उन्होंने कहा कि स्टेट लेड कैपिटलिज्म का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है। वो मेरे को इंडिया नहीं सुना था, तो मैं स्टेट लेड जो कैपिटलिज्म है उसका वैसे बताने लग गया, क्या उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या उसके फायदे होते हैं, क्या ऐसे नहीं होते, है ना। उसको मैं उस हिसाब से कंपेयर कर, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तुमने सुना नहीं, मैं इंडिया पे इसका क्या प्रभाव है उसकी बात करना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा सॉरी मैम, मैं इसको शायद मेरे से सुनने में गलती हो गई, है ना। अगर नहीं सुने ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हमें नहीं सुना, हम इंसान ही तो हैं, गलती तो हो ही सकती है। तो आप आराम से इंटरव्यू में ऐसा बोल सकते हैं कि मैम मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे से शायद सुनने में गलती होगी, मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो मैम है उनको फिर इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, जो भी स्टील डंपिंग है, मैंने कहा मैम सबसे बड़ा इशू तो यही है कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो बहुत ही ह्यूज है ना। हम लगभग उस वक्त मेरे को वो फिगर याद था, शायद लगभग 118 बिलियन 120 बिलियन जो भी है वो इंडिया चाइना, क्योंकि मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा, मेरे को फिगर याद है 125 बिलियन जो भी है ट्रेड, उसमें से 100 बिलियन है इंडिया इंपोर्ट करता है और बाकी जो है वो एक्सपोर्ट करता है। मैंने कहा मैम सबसे बड़ा तो इशू यही है कि इंडिया जो चाइना है वो हमारा सबसे बड़ा एडवर्सरी है और उसके साथ हम इतना ज़्यादा ह्यूज ट्रेड डेफिसिट के अंदर है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करता है। दूसरा स्टील डंपिंग का मैंने उदाहरण दिया था, है ना। तीसरा हमारे स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं उनका मैंने उदाहरण दिया था। तो उनको मैंने 5-6 इसके कारण बताए थे कि भाई कैसे चाइना की जो स्टेट लेड जो कैपिटलिज्म है उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो रहा था। मेरे को लगा उनको अच्छा ही लगा था वो आंसर। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हाँ तुम ये बताओ कि इंडिया और चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसी, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। चाइना मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो कि सबसे बड़ा एडवर्सरी है, क्या दिक्कत है ना, इंडिया चाइना के बीच में क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा मैम जो भी दिक्कत है मैंने उनको बताना स्टार्ट किया। मैंने कहा भाई सबसे बड़ी दिक्कत है वो तो हमारी सोवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की है मैम। अक्साई चीन जो है, चाइना उस पर इलीगल ऑक्यूपेशन करके बैठा है। हमारे देश की कोई सोवरेंटी बाधित करे उससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। दूसरा जो इशू था सीपेक का इशू, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से जाता है, वो भी हमारी सोवरेंटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रभावित करता है। तीसरा इकोनॉमी, मैंने उनको ये बताया था भाई इकोनॉमिक ऐसा इशू है, पॉलिटिकल ये है, जियो पॉलिटिकल ये इशू है ना। उसके साथ में जो गालवान क्लैश हुए और उसके साथ इंडिया के साथ जो जियो पॉलिटिकल राइवलरी है, अमेरिका के साथ इंडिया का जो बढ़ता संबंध है, उससे क्वाड का मैंने उदाहरण दिया था। ऐसे कई सारे मैंने उदाहरण दिए थे। वो मतलब मेरे को काफ़ी ईजी लगा था क्योंकि वही चीज़ें तो मैं पढ़ रहा था, इंडिया चाइना वही मैं स्टडी कर रहा था। तो अब आप ये देखो, मैं पीएचडी का आपको शुरू में बोल रहा था कि भाई अ, जो चीज़ है जो पीएचडी में जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे महत्वपूर्ण है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लगभग आधे से ज़्यादा इंटरव्यू, लगभग आधा इंटरव्यू मेरा पीएचडी के ऊपर था। उन्होंने पीएचडी का टॉपिक पूछा, मैंने उनको बहुत अच्छे से बताया। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, वो वहीं से मैं उनको इंटरेस्ट लेके बता रहा था पीएचडी के टॉपिक के बारे में। तो उनको भी मतलब काफ़ी अच्छा लगा, ऐसा मेरा परसेप्शन है। और वो उसमें पूछते चले गए, ठीक है। चाइना के बारे में देखो कितने जियो पॉलिटिक्स सारी चीज़ें वो आईआर से मेरे से पूछते चले जा रहे हैं। चेयरमैन सर और जो मैम थी वो तो आईआर से ही पूछा उन्होंने, दूसरे सर थे उन्होंने फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर हुआ है। तो उन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा, चाइना का ये हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई इश्यूज क्या क्या हैं, वो वाला हो गया। उसके बाद में उन्होंने पूछा था हाँ कि भाई सॉफ्ट पावर को एक्सप्लेन करो, तुम सॉफ्ट पावर क्या होती है, ठीक है। तो वो जोसेफ नाई का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही वो बुक के साथ है, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि तुम उसको उदाहरण के साथ बता सकते हो क्या सॉफ्ट पावर। मैंने कहा हाँ मैं बता सकता हूँ सॉफ्ट पावर। फिर हार्ड पावर से मैंने कंपेयर करके उसको बता दिया, उसके जो जो उदाहरण है सॉफ्ट पावर के, अमेरिका का बता दिया, उसमें हॉलीवुड हो गया, उसमें बॉलीवुड हो गया, सॉरी हॉलीवुड हो गया, उनकी हार्वर्ड हो गई, उनकी जो टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे मैंने बताने की कोशिश की सॉफ्ट पावर। उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि अमेरिका की बजाय मेरे को शायद इंडिया का उदाहरण देना चाहिए था, क्योंकि मैं इंडिया चाइना पे स्टडी कर रहा था और सिविलाइजेशन पे स्टडी कर रहा था। तो सॉफ्ट पावर में शायद मेरे को ये चीज़ बतानी चाहिए थी, जो मेरे को बाद में याद है। बट एनीवेज वैसे वो आंसर ठीक था, उसमें कोई वैसे गलत नहीं था। और उसके बाद में शायद एक प्रश्न उन्होंने और पूछा था जो मेरे को भी याद नहीं आ रहा, है ना। मैम ने जो, बट मैंने उसका आंसर दे दिया था। मैम ने जो भी पूछा था लगभग सबके मैंने आंसर दे दिए थे। उसके बाद में मैम ने कहा ठीक है। फिर सर बैठे थे, उनको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो सर मेरी तरफ देख के स्माइल करके बोलते हैं कि आईआर के अलावा और किसी एरिया में चलें। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसमें कंफर्टेबल हो तुम। मैंने कहा यस सर। तो फिर उन्होंने जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से मेरे से बोला कि आप गोल्डन मीन क्या है, गोल्डन मीन का सिद्धांत किसका, वो बताइए। तो एरिस्टोटल जो है, मैंने बताने की कोशिश की कि भाई जो एक्सट्रीम्स है उनको अवॉइड करके और जो मिडिल पाथ लेने का उनका एक जो सिद्धांत है गोल्डन मीन, गोल्डन मीन इज़ द गोल्डन रूल, कि भाई किस हिसाब से। फिर मैंने उनको बोला कि भाई कि क्यों बोलते हैं उसको गोल्डन मीन का सिद्धांत। तो मैंने कहा सर वो एक्सट्रीम्स को अवॉइड करके, जैसे उन्होंने कहा कि तुम समझा सकते हो क्या। मैंने कहा हाँ सर, उदाहरण के सहित उनकी जो 6 जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं अलग अलग एरिस्टोटल के, उसमें मैंने गड़बड़ क्या की कि मैंने मिक्स कर दिया 6 को। मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया कि सबसे पहले मोनार्की बोल दिया, है ना। मोनार्की के बाद मोनार्की
वो ऐसा सुनना चाहते थे कि पहले मैं मोनार्की बोलूँ, है ना, मोनार्की के बाद मैं उसको जो निरंकुश जो शासन हो जाता है वो बोलूँ, उसके बाद में जो है मैं एरिस्टोक्रेसी बोलूँ, फिर मैं ओलिगार्की बोलूँ, फिर मैं डेमोक्रेसी बोलूँ, फिर मैं पॉलिटी। तो एकदम लाइन से वो सुनना चाह रहे थे। मैंने क्या किया, उनको मिक्स कर दिया सबको। मैंने कहा कि सर जैसा एरिस्टोटल है वो पॉलिटी को गोल्डन मीन बताते हैं, क्योंकि वो दोनों एक्सट्रीम्स को अवॉइड करता है, डेमोक्रेसी के भी और जो टायरनी है उसकी भी। तो वो डेमोक्रेसी को बुरा बताते हैं। कि वो डेमोक्रेसी को बुरा क्यों बताते हैं वो मैंने बता दिया कि भाई उसमें रूल ऑफ, एरिस्टोटल वांट्स रूल ऑफ मैनी बट नॉट रूल ऑफ टू मैनी। डेमोक्रेसी के अंदर वो एक भीड़ तंत्र की तरह वो हो जाता है। तो बट उन्होंने मेरे को कहा, जैसे मैंने 6 चीज़ें बोली कि जो है आपका मोनार्की, मोनार्की के बाद में टायरनी, तो ये मैंने मिक्स कर दिया था। मैंने कहा सर मोनार्की, ओलार्की, ओलिगार्की, टायरनी, इस हिसाब से मैंने कर दिया। तो वो हंसे, उन्होंने कहा कि तुमने गड़बड़ कर दिया, है ना। तो वो मैम थी, उन्होंने कहा कि आप इसको अच्छे से बताइए, है ना। तो मेरे को भी पता था कि ये मैंने गड़बड़ कर दिया, तो मैंने दोबारा बोला। मैंने कहा सॉरी सर, मैं इसको अच्छे से दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने, चेयरमैन सर भी बोले, तो उन्होंने कहा यस, तो आप बताइए। तो फिर मैंने उनको पूरा एकदम लाइन से फिर दोबारा समझाया। मैंने कहा कि मोनार्की है, और मोनार्की जो है वो एक तो आइडियल, फिर मैंने उनको 2 भागों में बाँट दिया। हाँ, मैंने उनको ये ऐसा बोला कि मैंने कहा कि सॉरी सर, मैं उसको अच्छे से जो है सेग्रीगेट करके नहीं बता पाया, मैं आपको अच्छे से दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप बताइए। मैंने कहा सर अरिस्टोटल एक तो बताते हैं आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा बताते हैं परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मैम थी पास में, उन्होंने कहा यस यस ऐसे बताइए, है ना। सो दे वर वेरी हेल्पफुल। अगर उनको लगता है, उसको अगर उनको अगर आंसर्स अच्छे लगते हैं, कोऑपरेटिव है, तो आई मीन एक कंफर्टेबल सा माहौल हो जाता है ना। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैम ने कहा कि हाँ, आप इस तरीके से सेग्रीगेट करके बताइए। तो फिर मैंने दोनों को सेग्रीगेट, मैंने कहा सर आइडियल में ये फॉर्म है, आइडियल में। फिर मैंने उनको जो आपका नीचे तो पॉलिटी हो गया, है ना, बीच के अंदर वो हो गया आपका एरिस्टोक्रेसी हो गया, और उसके बाद में ऊपर हो गया मोनार्की। ये तो आइडियल वाले हो गए, और जो दूसरे उसकी परवर्टेड फॉर्म है वो बता दिया। फिर उसके अंदर मीन मैंने बता दिया, ये मीन है। फिर उन्होंने कहा कि और समझाओ। तो फिर मैंने कहा कि सर ये मीन क्यों है, इसके अंदर इसकी बुराई नहीं है, इसकी बुराई नहीं है, ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, रूल ऑफ मिडिल क्लास हो गया, वो सारी चीज़ें उनको बताई। वो अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया। तो मेरा जो इंटरव्यू था, आप ये देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, है ना। चीज़ों को एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की थी, और वो भी कंफर्ट, जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा था उन्होंने बीच में टोका नहीं मेरे को। ठीक है, एक तो मैंने ये फील किया कि ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने रोक के और कहा कि अगला प्रश्न है, ऐसा। तो अगर हम रेलेवेंट एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, दे लिसन इट, कि वो हम कितना अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उसके बाद में वो प्रश्न हो गया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो कार्ल मार्क्स है, अ, उसके बारे में उन्होंने कहा, कार्ल मार्क्स का उन्होंने कहा कि आप क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ इसको समझा सकते हो क्या। फॉर्चुनेटली वो मेरा अच्छे से पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो मैंने कहा यस सर, मैं बता सकता हूँ। क्लास इन इटसेल्फ जो है वो जब तक कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होती है प्रोलिटेरिएट क्लास के अंदर, उनका शोषण होता है। शोषण तब भी है, लेकिन उनके अंदर वो है नहीं कॉन्शियसनेस। जब वो मेच्योर हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन के लिए वो एकदम तैयार हैं, वो क्लास फॉर इटसेल्फ, वो मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। ही वाज हैप्पी, उनको अच्छा लगा कि चलो ठीक है। एक प्रश्न उन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से और पूछा था, जो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। एरिस्टोटल का था, एक शायद मैकियावेली का था कि क्या था। एक क्वेश्चन और था, वो भी मैंने आंसर कर दिया था। वो भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। प्लेटो का नहीं था, एरिस्टोटल, मैकियावेली, होब्स का मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा है। ठीक है, बस ये प्रश्न पूछे। तो आप ये देखेंगे 9 या 10 प्रश्न थे मुश्किल से। एक्सप्लेन करने का मौका मिला, इसमें 15 मिनट चला गया। उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप पढ़ाइए अब। तो मैं बोर्ड पे खड़ा होके गया। तो जो चेयरमैन सर थे, उन्होंने सर से कुछ पूछा। उन्होंने कहा आप जॉन लॉक पढ़ाइए। ठीक है, अब बोर्ड टीचिंग जो है वो मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे मैं काफ़ी और अच्छा कर सकता था। जॉन लॉक था तो मैंने कोशिश किया सब चीज़ें बताने की, बट फिर भी मेरे को लगता है कि क्योंकि अचानक से टॉपिक मिला था, शायद वो इतने सीनियर लोग थे, पता नहीं, मतलब, है ना। तो मैंने जॉन लॉक डेट लिखी प्रॉपर, जॉन लॉक लिखा, उसकी सारी तीनों चीज़ें भी, मतलब जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनकी जो बुक्स हैं, है ना। जॉन लॉक क्यों सबसे ज़्यादा महान माने जाते हैं, है ना। जॉन लॉक की क्या महत्व है, ठीक है, कैसे वो फादर ऑफ लिबरलिज्म उनको कहा जाता है। ठीक है, जॉन लॉक जो है किस हिसाब से उन्हें फिल्मर की जो पैट्रियार्का है डेमोक्रेसी के लिए वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस हिसाब से उन्होंने पैट्रियार्का जो है उसका एक हिसाब से विरोध करके, डिवाइन राइट्स जो थ्योरी है उसका विरोध करके, डेमोक्रेसी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, लिबरलिज्म में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है ना। जो फ्री मार्केट आगे जो इंडिविजुअल जो फ्रीडम है उसके लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने बताने की कोशिश की थी, बुक्स का नाम भी मैंने बताने की कोशिश की थी, है ना। मतलब टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट हो गया, तो वो सब चीज़ें मैंने कोशिश की थी जॉन लॉक के बारे में। बट फिर भी मेरे को लगा, जैसे मैंने जॉन लॉक लिख दिया था, बॉक्स बना के, एक्सप्लेन, तीर लगा के,
व्हाटएवर। बट उसमें ये था, बाकी जो क्वेश्चन आंसर हुए थे उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई था, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा था इंटरव्यू जो चला वो। मेरे को लगा कि यार मैंने काफ़ी अच्छे से आंसर किया है चीज़ों को। बोर्ड टीचिंग में मेरे को लगा कि यार शायद फैक्ट या तो मैंने थोड़े ज़्यादा बोल दिए या और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था, पता नहीं, मतलब चीज़ें मैंने बताई अच्छे से। अब उनको कैसा लगा मेरे को नहीं पता, है ना। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि बोर्ड टीचिंग में मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकता था, है ना। अगर मेरे को पहले से मैंने टॉपिक तैयार करके गया, अगर वो मौका मिलता तो और अच्छे से शायद मैं पढ़ा सकता था, है ना। उसमें शायद अचानक से टॉपिक मिला, सिंपल था, बट वो टाइम कम होता है, 3 4 5 मिनट का तो टाइम होता है मुश्किल से। अब उसी के अंदर सोचना लिखना समटाइम्स थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो जितना हो सकता था मैंने अच्छे से पढ़ाया, बोर्ड टीचिंग में कर रहा था। और बोर्ड टीचिंग 4 5 मिनट हुआ, उसके बाद में चेयरमैन सर ने कहा ओके सौरभ, नहीं नहीं नाम नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि ओके बेटा, हाँ उन्होंने बेटा कहा, उन्होंने कहा ओके बेटा थैंक यू, हो गया आपका इंटरव्यू। तो मैंने कहा थैंक यू सर, मैंने बोर्ड पे से सारा कुछ मिटाया, मैंने उनको बोला थैंक यू, तीनों जो लोग थे उनको ग्रीट किया और मैं बाहर आ गया। सो दैट्स इट, दैट वाज माय इंटरव्यू। ऐसा इंटरव्यू हुआ, मेरे को लगा कि ठीक है यार, बोर्ड टीचिंग शायद उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ, बट ओवरऑल मेरे को काफ़ी अच्छा, मैंने बताया भी दोस्तों को, मैंने जो प्रोफेसर दादीज हैं उनके साथ भी ये शेयर किया था आते, और मेरे जो गाइड हैं लादू राम जी सर, उनके साथ शेयर किया था। मेरे दोस्त जो हैं इंटरव्यू में, इंटरव्यू की जो तैयारी के दौरान जो एक ग्रुप था हमारा, ऑनलाइन ऑफलाइन हम तैयारी करते थे, तो अ, उन ग्रुप के लोगों को भी मैंने बताया, तो सब लोगों का फीडबैक अच्छा था कि अगर ऐसा इंटरव्यू गया है ना, प्रोफेसर दादीज ने मेरे को कहा था कि अगर तुम बता रहे हो वैसा गया है तो 17 18 तो मिल जाएंगे तुम्हें। और मेरे जो गाइड थे उन्होंने भी मेरे को यही बोला था, और बाकी दोस्तों ने भी कहा था कि भाई ठीक है 15 16 मिल जाएंगे। सो ऐसा एक परसेप्शन था। और मेरे को लगा कि रिजल्ट आने के बाद में जो रैंक है और जो मेरे मार्क्स रिटर्न में थे, तो शायद मेरे को अच्छे मार्क्स मिले इंटरव्यू में, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इंटरव्यू का, है ना। इंटरव्यू मेक और ब्रेक सिचुएशन जैसा था इंटरव्यू। काफ़ी महत्वपूर्ण एक बात होती है इंटरव्यू में। अब क्या क्या चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा, क्या मैं, एक तो ये पीएचडी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस चीज़ से पीएचडी कर रहे हैं वो उसको अच्छे से आप तैयार कीजिए, उसमें थोड़ा काम अच्छे से कीजिए, उसकी रेफरेंस बुक को अच्छे से पढ़िए। वो आपके इंटरव्यू के लिए, एक तो आप पीएचडी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में, वही एक पॉजिटिव बात है। दूसरा है कि उसमें अच्छे से बुक्स वगैरह अगर आप कुछ जानते हैं, है ना, उनको लगेगा कि यार ये पीएचडी अच्छे से कर रहा है, सो इट्स ए वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन, ये बहुत ही पॉजिटिव रहता है उनके लिए इंटरव्यू के अंदर। तो एक तो ये बात हो गई, ये आप अच्छे से तैयार कीजिए। दूसरा तो जो सब लोग बताते हैं, जैसा हमें गाइड किया गया था, आपको पोलाइट रहना है, वही सब चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आपको सुनना अच्छे से चीज़ों को, जितना अच्छे से हो सकता है आप उनको बेसिक से समझाने की कोशिश कीजिए। वो सब सेम बात है, सब लोग जो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, तो जो भी सीनियर्स हैं, जो भी प्रोफेसर्स हैं जो बताते हैं, वही सब सीख के हमने कोशिश की थोड़ा अप्लाई करने की। मैंने तैयारी कैसे की थी इंटरव्यू की, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। इंटरव्यू की तैयारी जो थी, रिटर्न हो गया था, उसके बाद ही सबसे पहले स्टार्ट हुई थी कि प्रोफेसर जो दादीज हैं उन्होंने ऑनलाइन कुछ एक कोर्स स्टार्ट किया था, उसमें हम जुड़े थे। तो सर ने काफ़ी अच्छे से बेसिक्स के बारे में गाइड किया, सर ने कुछ बुक्स बताई थी, अपादुरई की जैसे किताब है, तो वो हमने थोड़ा पढ़ा था। उसमें क्या, अब इंटरव्यू जो है वो फैक्चुअल नहीं है उतना ज़्यादा, इंटरव्यू कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर जो बुक्स हैं वो काफ़ी काम आती है, क्योंकि बुक्स के अंदर ल्यूसिड तरीके से एक्सप्लेन किया गया है चीज़ों को, ठीक है। और इंटरव्यू के अंदर वही एक्सप्लेनेशन काम आता है ना। इंटरव्यू में नहीं आपसे वो सारे फैक्ट पूछेंगे, इसलिए इंटरव्यू की तैयारी अलग हो जाती है रिटर्न के एग्जाम की तैयारी से। रिटर्न में आप फैक्ट है उसको रटा मार रहे हैं, रटा मारे, वो जरूरी भी है। इंटरव्यू में उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा बेसिक फैक्ट तो पता होना ही चाहिए, या नहीं कि भाई संविधान के जो सिंपल फंडामेंटल राइट्स हैं वो ये मैं नहीं पता, ठीक है। बट उतना ज़्यादा डिटेल में फैक्ट इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते जनरली, ठीक है। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस हो सकता है इससे अलग हो, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ऑर्गेनिक है, आप कैसा आंसर देते हैं उसी से आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में कोई ऐसा सेट रूल्स नहीं होते, ऑब्जेक्टिव रूल्स नहीं होते, है ना। बातचीत है, वो किस दिशा में चली जाए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो एक यही बात है कि भाई इंटरव्यू के अंदर रेफरेंस जो बुक्स हैं इंटरव्यू में काफ़ी काम आती है। पीएचडी जो है वो काफ़ी काम आती है इंटरव्यू के अंदर। हम जो करंट अफेयर्स है उससे अपडेट रहते हैं, वो काफ़ी काम आते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, है ना, अमेरिका, ट्रम्प, या जो भी अभी पाकिस्तान, मतलब जो भी एस्केलेशन है, वो सब चीज़ें कितना हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में उनको समझा सकते हैं, वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहता है। तो वही था, नरेश दादी सर ने पहले गाइड किया था, काफ़ी थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद में ऑनलाइन जो है कुछ दोस्तों का ग्रुप जो था, और उन दोस्तों को भी काफ़ी धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान एक इसमें निभाया, क्योंकि हम रेगुलर डिस्कशन करते ही थे ऑलमोस्ट, ठीक है। ओम प्रकाश जी सर हैं जिनकी रैंक 15 आई है इस बार, और उनके अलावा सोनू जी सर हैं, ठीक है।
और ललित जी सर हैं, मनोज जी हैं, विजय जी हैं। तो ये 4-5 लोगों का ग्रुप था। हम रेगुलर जो है डिस्कशन करते थे, जो सिलेबस है उसको लेके कर। मेरा रिटर्न की एग्जाम तक पीयर ग्रुप नहीं था। इंटरव्यू में डेफिनेटली एक पीयर ग्रुप था। इंटरव्यू में पीयर ग्रुप के अंदर मैंने तैयारी की थी। एक तो ये सबसे बड़ा अंतर, और ये ज़रूरी भी बहुत है, क्योंकि इंटरव्यू में हम क्या करते थे, कोई चीज़ ले ली, उसके ऊपर सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब इंटरव्यू के अंदर आपका बोलना महत्वपूर्ण, आप कितना इफेक्टिवली बोल पाते हो। तो 4-5 लोगों का ग्रुप है, उसमें आप इफेक्टिवली प्रेजेंट कर रहे हो अपनी बात को, बोलने का लहजा, तरीका, समझाना, वो सब चीज़ें धीरे धीरे रिफाइन होना स्टार्ट हो जाती हैं, और उसका काफ़ी फ़ायदा होता है आपस में डिस्कशन का। तो वही था, दादी सर से मेंटरशिप, उनकी मेंटरशिप में थोड़ा बहुत कुछ सीखा था। और उसके बाद में हम 4-5 जो लोग थे वो अच्छे से तैयारी करते थे जितना भी है। बोर्ड पे एक बोर्ड ले लिया था वाइट, उस पर थोड़ा बहुत पढ़ाना हो गया, है ना। दोस्तों को 3-4 को बिठा के, और बोर्ड टीचिंग का थोड़ा अभ्यास हो गया। खुद खुद के टॉपिक लेके साथ में बैठ के, जैसे टॉपिक से इंटरव्यू के मैंने प्रॉपर अलग से हमने नोट्स बनाए थे, है ना। आप चाहेंगे तो वो मैं बाद में शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि अब वो कोई यूज़ नहीं रहे, तो ज़्यादा कोई वैसे शेयर करने का मतलब है नहीं। किस हिसाब से बनाए थे, आईआर का मैंने स्पेशली बनाए थे, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जितनी हो सकती थी इंटरव्यू की अच्छी ही तैयारी की थी, है ना। कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, सर ने बताई थी, अप्पा दुरई की बुक हो गई, और कई सारी बाकी बुक्स थी। रॉबर्ट डी कैप्लॉन की थोड़ी ऐसे पढ़ी थी। उसके अलावा पीएचडी के लिए जो मैंने पढ़ी, उसके लिए तो मैंने कई सारी बुक पढ़ी थी साथ में। और जो बाकी रेफरेंस बुक्स हैं वो भी थोड़ी थोड़ी जो है सेलेक्टिवली हो गई। राजीव भार्गव की किताब हो गई, ये सब हमने, सुशीला रामास्वामी की बुक हो गई, सुब्रतो मुखर्जी। तो ये सब जो बुक्स हैं बेसिक जो बताई जाती हैं, कोई अलग से ऐसी कोई बुक नहीं पढ़ी, है ना। और कुछ एक दो जो किताबें हैं वो मैंने आपको बताई दी। तो बस ये सब पढ़ा था। उसके बाद में जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, उन्होंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक इंटरव्यू की मतलब सेमिनार भी कंडक्ट की थी, और उसके बाद में मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए थे। तो जो सेमिनार्स थी और जो मॉक इंटरव्यू थे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। सेमिनार में जो भूपेंद्र यादव जी हैं और जो बीएम शर्मा जी जो हैं, जो पहले चेयरमैन रह चुके हैं आरपीएससी के, वो आए थे दोनों। तो मतलब उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा था कि यार ईमानदारी से भी अगर मेहनत करेंगे तो हो सकता है ना। वो एक थोड़ा सा होता है ना, अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि ये बता रहे हैं तो हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से, इंटरेक्टिव सेशन था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के डिपार्टमेंट में ही हुआ था, सबके लिए ओपन था, और बहुत ही अच्छा मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं मानता हूँ। तो उनके साथ हमने इंटरेक्शन किया, प्रश्न उत्तर किए, और उन्होंने बहुत ही खुल के आंसर दिया। तो वो इंटरेक्शन काफ़ी हेल्पफुल रहा था। दादी सर के पास भी मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे, और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में गजेंद्र जी सर हैं, मेरे जो गाइड हैं, लादू राम जी सर हैं, सामोता जी सर हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से मॉक वगैरह हमारे लिए थे। तो दैट वाज आल्सो क्वाइट हेल्पफुल। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि भाई, अ, गजेंद्र जी सर ने मेरे को बताया था कि भाई सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बारे में आप थोड़ा देखना, आपसे पूछेंगे। उन्होंने पूछा भी मेरे से स्टार्ट में, रिको के बारे में आप बताइए। और जो भी था पीएचडी का चीज़ें, जैसी चीज़ें बताई गई थी, ऑलमोस्ट उसी लाइन पे इंटरव्यू चला था, है ना। और ऐसा काफ़ी मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वही ये पीएचडी हो गया, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो गया, उन्हीं सब चीज़ों पे इंटरव्यू चलता है। सो आई मीन दैट्स इट। बुक्स हो गई, करंट अफेयर है वो हम पढ़ते थे रेगुलर, जो भी थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह हो गया लास्ट के अंदर, उस पर अपडेट रहना, है ना। बेसिक बुक्स, फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उसको, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना रेफरेंस बुक से। तो वो इंटरव्यू की तैयारी की थी, और जितना हो सकता है उतनी अच्छे से की थी इंटरव्यू की तैयारी, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी हम रेगुलर डिस्कशंस करते थे, रेगुलर, है ना, आपस में बात करना, नोट्स बनाना, एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेना, ये सब हम करते थे। सो आई थिंक काफ़ी डिटेल में मैंने इंटरव्यू के बारे में आपको बता दिया। दैट्स इट अबाउट इंटरव्यू। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू के बारे में, आप पूछिए ना। टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर आप पूछ सकते हैं। आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अ, उसको आंसर कर सकूँ, जितना अच्छे से मैं कर सकता हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है। एंड दैट्स इट। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर इंटरव्यू गाइडेंस, और वट एवर माई लिमिटेड एक्सपीरियंस वॉज, जितना थोड़ा बहुत मेरे को पता है इंटरव्यू के बारे में, मैंने बताने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हम जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी चीज़ के बारे में मैं बात करूं, आपको बताऊं, और या हम डिस्कशन करें, तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर अलग से वीडियो बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच।